कविता के जीवन की कहानी किसी साधारण मिडिल क्लास परिवार की बेटी की कहानी थी, जिसमें सपने भी सीमित थे और सुख दुख की परिभाषा भी छोटी थी। रामलाल और सरिता देवी की बड़ी बेटी कविता अपनी छोटी बहन निशा के साथ उस छोटे से घर की दो आंखें थीं। दोनों बहनें इतनी सुंदर थीं कि देखने वाले की नजर ठहर जाती थी, पर उनकी सुंदरता के साथ साथ उनके भीतर अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियों का एक गहरा एहसास भी पल रहा था। माँ सरिता देवी एक हाउसवाइफ थी, जिनके दिन सिलाई और घर के छोटे मोटे कामों में बीतते थे। पिता रामलाल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह सीमित थी, लेकिन उस सीमित आय में भी वह अपने परिवार को हर खुशी देने की कोशिश करते थे। छोटी निशा अभी पढ़ रही थी और कविता ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब वह परिवार को सहारा देने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी तलाशने की सोच रही थी। कविता के जीवन में प्रेम और बदलाव का पहला मोड़ अचानक आया। यह उनकी दूर की मासी की बेटी की शादी का मौका था। शादी का माहौल रौनक भरा था, हर तरफ हंसी खुशी और नए चेहरों की चकाचौंध थी। इसी भीड़ में कविता की नजरें एक पल के लिए एक लड़के पर ठहरी। वह लड़का था हेमंत। हेमंत की सादगी और उसकी आंखों की गहराई ने कविता को एक पल के लिए बेसुध कर दिया। पर कविता तो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी, लेकिन हेमंत के लिए वह पल एक अमर छाप छोड़ गया था। हेमंत ने कविता को देखा और उसे लगा जैसे उसके जीवन की तलाश पूरी हो गई हो। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, यह एक ऐसा गहरा इकरार था जिसे वह तुरंत स्वीकार करना चाहता था। वह जानता था कि कविता ही वह लड़की है जिसे वह अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है। अगले ही दिन बिना किसी हिचकिचाहट के हेमंत ने अपने परिवार के सामने कविता से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। उसके परिवार ने पहले तो इतनी जल्दबाजी पर सवाल उठाया, लेकिन हेमंत की दृढ़ निश्चय और उसकी आंखों में कविता के प्रति सच्चे भाव को देखकर वे मान गए। जल्द ही शादी की बात आगे बढ़ाई गई। कविता को भी हेमंत पसंद था। उसकी आंखों में ईमानदारी थी और उसके चेहरे पर एक भोलापन था जो कविता को आकर्षित करता था। उनकी मुलाकातें शुरू हुईं, जो अक्सर चोरी छिपे लेकिन हमेशा प्यार भरी और मासूम बातों से भरी होती थी। हेमंत ने कविता को ढेर सारे सपने दिखाए, एक छोटा सुखी घर, उसका ख्याल रखना और जीवन भर का साथ। कविता ने इस नए रिश्ते की सच्चाई से अपनी मां सरिता देवी को भी अवगत कराया। सरिता देवी को अपनी बेटी की खुशी प्यारी थी, लेकिन रामलाल के घर की आर्थिक स्थिति उन्हें अंदर से डरा रही थी। वह जानती थी कि एक और शादी का मतलब है बड़ा खर्चा और शायद बेटी का जीवन भी आसान नहीं होगा। लेकिन कविता की आंखों की चमक और हेमंत के नेक इरादे को देखकर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही समय में उनकी शादी हो गई। नादान इश्क एक सामाजिक रिश्ते की डोर से बंध गया। शुरुआत में हेमंत वैसा ही था जैसा उसने वादा किया था। वह कविता के साथ बहुत अच्छा रहा। वह उसे प्यार करता, उसका ख्याल रखता और कविता को लगा कि उसका चुनाव सही था। लेकिन विवाह के 4 से 5 महीने बाद रिश्ते की डोर और जीवन के कच्चे धागे धीरे धीरे टूटने लगे। हेमंत अचानक बदलने लगा। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि हेमंत ने कोई जॉब करना छोड़ दिया था। वह सारा दिन घर में पड़ा रहता था। उसकी आंखों में पहले वाला उत्साह और काम करने का जुनून अब गायब हो चुका था। वह अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगा और कविता के सवालों से बचने लगा। कविता के जीवन पर तनाव का बादल मंडराने लगा। वह परेशान थी, पर अपने माता पिता को कुछ नहीं बता पाती थी। इसके पीछे कारण भी बहुत गंभीर थे। कविता की शादी के कुछ समय बाद ही उसके पिता रामलाल ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। अब वह सारा दिन घर में रहते थे और शराब पीते थे। परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरिता देवी पर आ गई थी, जो दिन रात सिलाई करके किसी तरह घर का खर्चा चलाती थी। यहाँ तक कि छोटी बहन निशा ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और एक प्राइवेट जगह पर बहुत कम सैलरी वाली नौकरी करने लगी थी, ताकि परिवार का बोझ हल्का हो सके। इस विकट स्थिति में कविता अपने मायके को अपनी परेशानी बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि वह अपने रिश्ते को खुद ही संभाल लेगी और हेमंत को समझा लेगी। वह इस उम्मीद में जी रही थी कि हेमंत जल्द ही सुधर जाएगा। उसने हेमंत से बार बार नौकरी के लिए कहा, पर वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन कविता को एक खबर मिली जिसने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। वह प्रेग्नेंट थी। ये खबर किसी भी नई शादीशुदा जोड़े के लिए खुशी की लहर होनी चाहिए थी, पर कविता के लिए यह एक तनाव था। हेमंत पहले ही कोई काम नहीं करता, सारा दिन घर में रहता है और अब एक बच्चे की जिम्मेदारी। ये सोचकर ही वह रोने लगी। लेकिन माँ के अंदर की शक्ति ने उसे टूटने नहीं दिया। अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए
कविता ने फैसला किया कि अब वह हेमंत के सुधरने का इंतजार नहीं करेगी। उसने खुद जॉब करने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली और अपनी प्रेगनेंसी में भी वह लगातार काम करती रही। कविता ने गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ही यह कठोर सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि उसके नादान इश्क की नींव बहुत कमजोर थी। प्रेम की पहली नज़र ने जिस रिश्ते की शुरुआत की थी, वह अब जिम्मेदारियों के कच्चे धागे से मुश्किल से बंधा हुआ था। हेमंत के लापरवाह रवैये के बावजूद कविता ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस नन्ही जान के लिए जीना है जो उसके भीतर पल रही थी। कविता ने अपनी नौकरी पूरी लगन से की। ये सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं थी, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। वह किसी भी हाल में अपने बच्चे को गरीबी और अभाव का जीवन नहीं देना चाहती थी। दिन भर की थकान, प्रेगनेंसी की कठिनाइयां और घर आकर हेमंत को उसी हाल में देखना, ये सब मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देते थे, पर मां बनने की आस उसे हर सुबह उठने की शक्ति देती थी। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। अब डिलीवरी में सिर्फ 1 या 2 महीने ही बचे थे। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी। भारी मन से कविता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इस समय उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, पर हेमंत अब भी काम से दूर अपने ही आलस्य और निराशा में डूबा रहता था। जॉब छोड़ने के बाद कविता के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। घर का खर्च चलाना अचानक एक बड़ा पहाड़ बन गया। इस निराशा और अकेलेपन में उसे अपनी मां सरिता देवी की याद आई। अपने परिवार की विकट परिस्थितियों के बावजूद कविता ने आखिरकार अपनी मां को फोन किया और हेमंत की सच्चाई बता दी, कैसे वह कोई काम नहीं करता और कैसे वह बिना किसी सहारे के बच्चे को जन्म देने वाली है। सरिता देवी ने अपनी बेटी के दुख को महसूस किया। हालांकि उनके अपने घर में भी अंधेरा छाया हुआ था। पिता रामलाल की शराब और बेरोजगारी से घर टूट रहा था, पर एक मां अपनी बेटी को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने कविता को भावनात्मक सहारा दिया और आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह दिन आया जब जीवन में एक नई रोशनी की किरण आई। 2 महीने बाद कविता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे को अपनी गोद में लेते ही कविता दुनिया का सारा दुख भूल गई। उसकी आंखें कृतज्ञता और असीम प्रेम से भर गईं। यह उसका बेटा था, उसके संघर्ष का फल और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। नर्सरी में जब हेमंत पहली बार अपने बेटे को देखने आया तो कविता ने उम्मीद की कि अब शायद उसके अंदर जिम्मेदारी का भाव जागेगा। लेकिन हेमंत के चेहरे पर तनाव, टेंशन और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी खुशी कहीं खोई हुई थी। शायद वह ये सोचकर चिंतित था कि अब उसे सचमुच जॉब करनी पड़ेगी। उसके लिए ये खुशी का नहीं, बल्कि आने वाली जिम्मेदारी का बोझ था। डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हेमंत कविता को उसके ससुराल में नहीं रख सकता था। वजह यह थी कि हेमंत की अपने बड़े भाई के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। आपसी मनमुटाव इतना गहरा था कि वे एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे। बच्चे को घर लाने के कुछ ही दिनों बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हेमंत ने कविता से लड़ाई की और बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी पत्नी और नवजात बेटे को अकेला छोड़कर अपने घर चला गया। कविता की आंखों के सामने उसके नादान इश्क का धागा पूरी तरह से टूट चुका था। यह विश्वासघात असहनीय था। कविता अकेली, असहाय और टूटी हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में उसकी मां सरिता देवी देवदूत बनकर आई। वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे उसके बच्चे के साथ अपने घर ले आई। कविता को वापस अपने मायके में देखकर सरिता देवी का दिल रो रहा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब उनकी जिम्मेदारी 2 गुना बढ़ गई थी, अपने पति को संभालना, निशा के साथ मिलकर घर चलाना और अब कविता और उसके पोते का पालन पोषण करना। कविता अपनी मां के सहारे धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकलने लगी। 2-3 महीने बाद अचानक एक दिन हेमंत वापस आया। वह बहुत माफी मांग रहा था। उसने कविता को भावनात्मक रूप से मनाने की कोशिश की। उसने रोकर गिड़गिड़ाकर प्रॉमिस किया कि वह बदल जाएगा, अब वह जॉब करेगा और अपनी पत्नी और बच्चे को खुश रखेगा। कविता का दिल पिघल गया। वह अब भी हेमंत से प्रेम करती थी और सबसे बढ़कर वह अपने बेटे को उसके पिता का नाम और साथ देना चाहती थी। उसने हेमंत को एक और मौका देने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह जोखिम भरा है, पर शायद प्रेम और विश्वास का एक धागा अभी भी बचा था। हेमंत उस समय अपनी बात पर कायम रहा और उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी कमाई इतनी कम थी कि गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऐसे ही 3 महीने और बीत गए और जीवन की कठिनाइयां अभी भी थमी नहीं थीं। लेकिन एक और अप्रत्याशित घटना हुई। कविता को पता चला कि वह फिर से प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर कविता पूरी तरह टूट गई।
उनके पास पहले बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे और अब दूसरा बच्चा। उसने हेमंत से बात की और साफ कहा कि उसे अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। हेमंत का जवाब सुनकर कविता हैरान रह गई। हेमंत ने कहा, पर मुझे ये बच्चा चाहिए। कोई बात नहीं कविता, इसे होने दो, बाद में तुम ऑपरेशन कर लेना बच्चे बंद होने का। हेमंत का ये जवाब उसकी जिम्मेदारी से भागने की एक और निशानी थी। उसे न तो कविता की शारीरिक और मानसिक स्थिति की चिंता थी और न ही परिवार की आर्थिक तंगी की। वह सिर्फ अपनी इच्छा थोप रहा था। कविता अब पूरी तरह से इस बात से वाकिफ थी कि उसने जिस व्यक्ति से प्यार किया था वह अब सिर्फ स्वार्थी और गैर जिम्मेदार रह गया था। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वह इस बच्चे को भी अपनी कोख में पालने लगी और भविष्य के अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हो गई। दूसरी गर्भावस्था कविता के लिए केवल शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि भावनात्मक त्रासदी थी। उसे हर पल यह एहसास था कि वह एक ऐसे व्यक्ति के लिए त्याग कर रही है जिसने उसे और उसके बच्चों को कभी पर्याप्त सहारा नहीं दिया। हेमंत ने वादा किया था कि वह नौकरी करेगा, पर उसकी कमाई से गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। वह वादा निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कोशिश उसके आलस्य और आदतों के आगे हमेशा फीकी पड़ जाती थी। घर का किराया और बच्चों की जरूरतों ने कविता के जीवन को एक अंतहीन संघर्ष बना दिया था। लेकिन एक माँ के अंदर अटूट शक्ति होती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद कविता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पहले बेटे का ख्याल रखा और दूसरे बच्चे के आगमन की तैयारी भी करती रही। ये 7-8 महीने का समय कविता के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। उसके मन में अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने की एक ही धुन थी, भले ही उसके पति ने उसे बार बार निराश किया हो। फिर वह दिन आया जब कविता ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। हालांकि कविता ने हेमंत से दूसरे बच्चे के लिए मना किया था, पर बच्चे को जन्म देने के बाद उसे देखकर उसका दिल भर आया। वह फिर से मातृत्व की उस खुशी में डूब गई जिसने उसे जीवन की कठोर सच से कुछ देर के लिए दूर कर दिया। दूसरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद हेमंत ने एक बड़ा फैसला लिया। चूंकि बाहर किराए पर रहना और घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने कविता और दोनों बच्चों को अपने पैतृक घर ले जाने का निश्चय किया। ये वही घर था जहां उसका बड़ा भाई और भाभी रहते थे और जहां पहले भाई से मनमुटाव के कारण वह कविता को नहीं लाया था। कविता ने सोचा कि शायद घर जाकर हालात सुधरेंगे और बच्चों को भी परिवार का सहारा मिलेगा। लेकिन ससुराल में उनका स्वागत बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जैसा कोई कल्पना करता है। हेमंत के बड़े भाई और भाभी ने उन्हें घर में रहने की जगह तो दी, लेकिन वह जगह किसी अमानवीय स्थिति से कम नहीं थी। उन्हें घर का ऊपर वाला कमरा दिया गया जो पूरी तरह से अधूरा था। उस कमरे पर छत प्रूफ नहीं डाली गई थी। छत की जगह केवल एक त्रिपाल टापोलन डाल दी गई थी। ये कमरा रहने लायक नहीं था, खासकर 2 छोटे बच्चों के लिए। जब भी बारिश आती तो सारा पानी कमरे में भर जाता। फर्श पर पानी पानी हो जाता और गीलेपन से ठंडक और बीमारियां फैलने का खतरा रहता। कविता उस कमरे में बैठी हुई अपने दोनों छोटे बेटों को देखती थी और उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। वह खुद से सवाल करती थी, मैं अपने बच्चों को एक कैसी लाइफ दे रही हूँ। उसका नादान इश्क अब एक ऐसी सजा बन चुका था जहां उसके मासूम बच्चे भी उसके साथ यातना झेल रहे थे। इस बीच हेमंत ने फिर से अपना वही पुराना लापरवाह रवैया अपना लिया। ससुराल आने के कुछ ही समय बाद उसने फिर से जॉब छोड़ दी। वह सारा दिन काम से दूर रहता और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वह कविता और अपने बच्चों को अकेला छोड़कर अपनी भाभी के कमरे में ही रहता था। वह न तो कविता के पास बैठता, न बच्चों से कोई मतलब रखता और न ही घर की खराब हालत ठीक करने की कोशिश करता। कविता पहले से ही अकेली थी, पर हेमंत के इस व्यवहार ने उसे अंदर से खा लिया था। वह हेमंत से सवाल करती, पर वह टालमटोल कर देता। वह पूरा दिन अपनी भाभी के कमरे में क्यों बिताता है? ये सवाल धीरे धीरे शक में बदल गया। एक दिन कविता को वह कड़वी सच्चाई पता चली जिसने उसके जीवन के सारे धागे एक पल में जला दिए। उसे पता चला कि हेमंत और उसकी भाभी के बीच में नाजायज संबंध हैं। ये खबर कविता के लिए सिर्फ विश्वासघात नहीं, बल्कि पूरे संसार का पतन था। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने सपनों, अपने माता पिता के सुख और अपनी सारी खुशी को दांव पर लगा दिया था, उसने उसे इस हद तक धोखा दिया था। यह असहनीय था, अब और सहने की गुंजाइश नहीं थी। ये रिश्ता अब जहरीला हो चुका था और बच्चों के लिए खतरनाक था। बिना एक पल भी बर्बाद किए कविता ने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई। उसने तुरंत अपने दोनों बच्चों को उठाया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह सीधे अपनी माँ के पास वापस आ गई। जब वह अपनी माँ के घर पहुंची
तब तक उनके जीवन में एक और बड़ी त्रासदी हो चुकी थी। उसके पिता रामलाल, जो शराब और बेरोजगारी के कारण टूट चुके थे, इस बीच गुजर चुके थे। कविता के लौटने पर सरिता देवी का दुख और पीड़ा दोनों बढ़ गए। एक तरफ पति का गम, दूसरी तरफ बेटी का टूटा हुआ जीवन और 2 छोटे नाती। कविता ने अपनी मां को सारी बात बताई, कैसे हेमंत ने उसे धोखा दिया और बच्चों को छतविहीन कमरे में रखा। सरिता देवी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसे सहारा दिया। अब कविता के पास मायके में सिर्फ उसकी मां और छोटी बहन निशा ही बरी रही थी। कविता ने फैसला कर लिया कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसे खुद अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा। उसने अपनी मां के घर रहकर तुरंत जॉब करने का फैसला किया। वह एक प्राइवेट जॉब करने लगी और अपनी मां के भावनात्मक सहयोग से अपने बच्चों को पालने लगी। संघर्ष भरा था, लेकिन अब उसके जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य था। उसका सारा ध्यान अपने बच्चों के भविष्य पर था। कुछ ही समय में अपनी मेहनत के दम पर वह इतनी सक्षम हो गई कि उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कविता ने टूटे हुए नादान इश्क के मलबे पर एक मां के अटूट संघर्ष की नींव रख दी थी। हेमंत के विश्वासघात ने कविता के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। नादान इश्क की डोर टूट चुकी थी और अब बची थी एक मां की अटूट जिम्मेदारी। पिता रामलाल के गुजर जाने से घर का मुखिया का साया उठ गया था और सरिता देवी, जो पहले ही संघर्ष कर रही थी, अब दोहरी जिम्मेदारी उठा रही थी। कविता के मायके का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और उदास था। एक तरफ सरिता देवी सिलाई करके जो कुछ कमाती थी, वह घर के खाने पीने और पिताजी के कर्जे के छोटे मोटे हिस्से में चला जाता था। दूसरी तरफ छोटी बहन निशा भी अपनी कम सैलरी वाली प्राइवेट जॉब से घर को सहारा दे रही थी। कविता अपने 2 छोटे बेटों के साथ वापस आकर अपने परिवार पर एक और बड़ा आर्थिक और भावनात्मक बोझ नहीं डालना चाहती थी। कविता ने फौरन एक प्राइवेट जॉब शुरू की। उसकी नौकरी की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वह अपने और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके और अपनी मां पर निर्भर न रहे। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती, बच्चों को तैयार करती और फिर काम पर निकल जाती। कविता का नया जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा हुआ था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती अपने दोनों बच्चों, जो अभी बहुत छोटे थे, की देखभाल करना था। सरिता देवी और निशा ने इस काम में कविता का पूरा साथ दिया। मां अपने पोतों को देखकर हर मुश्किल सह लेती थी और निशा ने अपनी पढ़ाई और जॉब के बीच समय निकालकर अपने भांजों के साथ प्यार और सुरक्षा का माहौल बनाए रखा। कविता का दिल इन दोनों के त्याग को देखकर भर आता था। समय बीतता गया और कविता की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी लगन और ईमानदारी से अपनी नौकरी में एक पहचान बनाई। उसका सबसे बड़ा सपना था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। जल्द ही उसने अपने दोनों बेटों को पास के ही एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल जाते अपने बच्चों को देखना कविता के लिए सबसे बड़ा संतोष था। कविता अब सिर्फ बच्चों को पाल नहीं रही थी, बल्कि वह उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य दे रही थी। वह जानती थी कि उसके बेटों का भविष्य केवल उसकी शिक्षा और उसकी मां की कमाई पर निर्भर करता है। इस बीच हेमंत की तरफ से कोई खास संपर्क नहीं रहा। कुछ महीनों बाद उसने एक आध बार फोन करके अपने बच्चों को देखने की इच्छा जताई थी, पर कविता ने स्पष्ट मना कर दिया। वह जानती थी कि हेमंत का बार बार आना केवल उनके जीवन में अस्थिरता पैदा करेगा। खासकर हेमंत के नाजायज संबंध की सच्चाई जानने के बाद कविता का सारा प्रेम और सम्मान टूट चुका था। वह अब किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहती थी, जिसने उन्हें इतने दुखों से गुजारा था। कविता ने अपनी मां के साथ मिलकर घर की आर्थिक स्थिति को भी धीरे धीरे सुधारना शुरू किया। कविता की कमाई, सरिता देवी की सिलाई और निशा की सैलरी, ये तीनों मिलकर घर को चलाने लगे थे। उन्होंने मिलकर अपने पिता के कुछ कर्जे भी चुकाए। घर में अब भी सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन शांति और सुरक्षा की भावना वापस आ गई थी। हालांकि समाज और रिश्तेदार कविता को अक्सर परेशान करते थे। लोग उस पर तलाक लेने के लिए दबाव डालते थे, तो कुछ उसे हेमंत के पास वापस जाने की सलाह देते थे। उन्हें लगता था कि 2 बच्चों के साथ अकेली महिला का जीवन मुश्किल होगा, लेकिन कविता इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके लिए समाज की राय से ज्यादा जरूरी उसके बच्चों का कल्याण था। उसने मानसिक रूप से हेमंत से तलाक ले लिया था, भले ही कागजों पर कानूनी कार्यवाही अभी बाकी थी। अपनी मां की गिरती सेहत को देखते हुए कविता ने फैसला किया कि उसे अब एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसे अपने परिवार के लिए एक अपना घर चाहिए था। ये सपना बहुत बड़ा था, लेकिन कविता अब अपने संघर्षों से डरती नहीं थी। वह जानती थी कि उसके भीतर इतनी शक्ति है कि वह अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई छत खड़ी कर सकती है,
जहां बारिश में त्रिपाल नहीं बल्कि ईंटों और सीमेंट की मजबूत छत होगी। कविता का यह नया जीवन प्रेम के नाम पर किए गए कच्चे धागों को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता के मजबूत धागों से बुना जा रहा था। वह अब न तो नादान इश्क की शिकार थी और न ही किसी पुरुष के सहारे की मोहताज। वह एक माँ, एक बेटी और एक कामकाजी महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसके बच्चों की खिलखिलाहट उसके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। कविता के जीवन का संघर्ष अब एक माँ के अटूट संकल्प में बदल चुका था। अपनी माँ सरिता देवी और बहन निशा के अटूट समर्थन के साथ कविता अपनी नई पहचान को मजबूती दे रही थी, एक ऐसी महिला जिसने नादान इश्क के धोखे को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में बदल दिया। कई साल बीत गए, कविता ने अपनी नौकरी में पदोन्नति पाए और उसकी आय में भी इजाफा हुआ। उसका सबसे बड़ा सपना, एक अपना घर, अब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा था। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाती थी, उस दिन के लिए जब उसके बच्चे बारिश में बिना छत वाले कमरे की बजाय एक सुरक्षित और आरामदायक घर में सोएंगे। ये सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि उसके टूटे हुए आत्मसम्मान की मरम्मत थी और उसके संघर्ष का सबूत था। इसी बीच हेमंत की जिंदगी में उथल पुथल जारी रही। उसका बड़ा भाई और भाभी का रिश्ता टूट गया था और हेमंत अपनी लापरवाह आदतों के चलते पूरी तरह टूट चुका था। अब वह अकेला, बेरोजगार और टूटी हुई उम्मीदों के साथ जी रहा था। एक दिन हेमंत अचानक कविता के दफ्तर पहुंच गया। वह गिड़गिड़ाया और अपने बच्चों को देखने की मांग करने लगा। उसने एक बार फिर माफी मांगी और दावा किया कि वह बदल गया है। कविता ने इस बार शांति और दृढ़ता से उसका सामना किया। अब वह कमजोर लड़की नहीं थी जो पहले प्यार और वादों पर भरोसा कर लेती थी। हेमंत, कविता ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी तब नहीं निभाई जब हमारे बच्चों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उन्हें छत के बिना और प्यार के बिना छोड़ दिया। आज तुम अपनी मर्जी से बच्चों को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते। तुमने उन कच्चे धागों को खुद तोड़ा है जिन पर मैंने भरोसा किया था। अब मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी के धागे मजबूत हो चुके हैं। हेमंत ने बच्चों के लिए भावनात्मक ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन कविता टस से मस नहीं हुई। उसने हेमंत को साफ बता दिया कि वह अब कानूनी तौर पर तलाक चाहती है। हेमंत को पता चल गया कि अब ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कविता की दृढ़ता देखकर वह निराश होकर चला गया, इस बार हमेशा के लिए। तलाक की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हुई और कविता आखिरकार उस रिश्ते की बेड़ियों से मुक्त हो गई जो सिर्फ बोझ बनकर रह गया था। और फिर वह दिन आया। अपनी माँ और बहन के साथ कविता ने अपने लिए एक छोटा लेकिन सुंदर अपार्टमेंट खरीदा। जब वह पहली बार उस नए घर की पक्की छत के नीचे खड़ी हुई तो उसकी आंखें भर आईं। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। देखो बच्चों, उसने कहा, यह हमारा घर है। यहाँ बारिश में पानी नहीं आएगा और यहाँ कोई हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके दोनों बेटे, जो अब स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे, अपनी माँ की इस उपलब्धि पर बहुत खुश हुए। उनके छोटे से चेहरे पर जो खुशी थी वह कविता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। सरिता देवी और निशा ने भी कविता के इस सफर में जो त्याग किया था वह अभूतपूर्व था। सरिता देवी ने अपनी बेटी के लिए अपनी सिलाई मशीन को कभी थमने नहीं दिया और निशा ने अपनी पढ़ाई छोड़कर भी परिवार को संभाला। अब कविता अपनी माँ और बहन को भी आराम देने के लिए सक्षम हो गई थी। कविता की कहानी नादान इश्क से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत मजबूत धागों से हुआ। ये कहानी प्रेम की असफलता की नहीं बल्कि मातृत्व की सफलता की कहानी थी। एक मध्यवर्गीय लड़की ने प्रेम में धोखा खाया, लेकिन उसने उस धोखे को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। उसने सिखाया कि किसी भी रिश्ते के टूट जाने के बाद जीवन खत्म नहीं होता बल्कि एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। कविता ने अब पूरी तरह से अपने काम और अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। वह एक मिसाल बन गई थी, एक आत्मनिर्भर, मजबूत और निडर महिला की, जिसने जीवन की हर मुश्किल को अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से परास्त किया। उसके बेटे अपनी माँ के संघर्ष को जानते थे और उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कविता, जिसने एक बार कच्चे धागों वाले रिश्ते पर भरोसा किया था, ने अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए विश्वास और स्वावलंबन के मजबूत धागे बुन लिए थे। उसका जीवन अब शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक था और यह एहसास कि अब उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उसके लिए किसी भी नादान इश्क से ज्यादा कीमती था।